Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, is welcoming you all 5th semester Diploma Engineering students in the subject Industrial Engineering 505. Our today's chapter is chapter number 4, that is Method Study. आज का हम जो अध्ययन करेंगे वो चैप्टर क्रमांक 4 कार्यविधि अध्ययन या मेथड स्टडी है। इस पूरे वीडियो के दौरान हम स्टडी करेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ मेथड स्टडी, कार्यविधि अध्ययन की परिभाषा, फिर हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी या कार्यविधि अध्ययन के उद्देश्य, और अंत में हम देखेंगे बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, कार्यविधि अध्ययन की मूल प्रक्रिया। डेफिनेशन ऑफ मेथड स्टडी या कार्यविधि अध्ययन की परिभाषा में हम इसकी परिभाषाओं को देखें गौर से, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, कि मेथड स्टडी इज कार्य अध्ययन है। इट इज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ existing and proposed ways of doing work as a means of developing and implementing easier and more effective methods and reducing cost। कार्य अध्ययन है, क्या है ये? कि जो भी अभी हमारी वर्तमान में कार्य करने का तरीका है, मौजूदा कार्यक्रम, और हम जो कार्यविधि अध्ययन के पश्चात बताने वाले हैं, प्रस्तावित या प्रपोज्ड कार्य, इन दोनों तरीके की व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्डिंग और आलोचनात्मक परीक्षण हो, जिससे कि हम आसान एवं अधिक प्रभावी विधि को लागत कम करते हुए विकसित एवं लागू कर सकें। तो इसमें कुछ वर्ड देखिए आप, यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन, R फॉर रिकॉर्डिंग, E फॉर एग्जामिनेशन, D फॉर डेवलप, I फॉर इम्प्लीमेंट, ये चारों को हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि इनको हम चारों को पढ़ा है हमने बेसिक प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी के अंतर्गत। टोटल 8 थी, उसमें से 4 ये थी। तो आपको ये चारों को मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड वेज, मतलब मौजूदा जो कार्य हो रहा है वो, और हम स्टडी के बाद में जो प्रस्तावित बताने वाले हैं कि कार्य को इस तरीके से किया जाए, उसकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। राइट, 4 चीज़ें आ गई, रिकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग। 2 चीज़ें आ गई आपकी प्रोसेस में, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड वे, मौजूदा और प्रस्तावित कार्य करने का तरीका। और आखिरी का जो समापन होता है इस डेफिनेशन का, एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। लागत को कम करते हुए विकसित और लागू करना, किस चीज़ को? प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क को। तो इस पूरी परिभाषा में अगर हम सिंगल शॉट लिखेंगे, कार्य अध्ययन के अंतर्गत मौजूदा एवं प्रस्तावित कार्य करने की तरीके की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग एवं आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए आसान एवं अधिक प्रभावी विधि को लागत कम करते हुए विकसित एवं लागू करना मेथड स्टडी कहलाता है, यह कार्य अध्ययन कहलाता है। मेथड स्टडी सिंगल शॉट में लिखना है, मेथड स्टडी इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग easier and more effective methods and reducing cost। अब आप देखिए इसमें अपन कर क्या रहे हैं। हमारा ओवरऑल उद्देश्य अभी मौजूदा जो तरीका है काम करने का, उसको सुधार करके प्रस्तावित कार्य करना है। कैसे करना है ये हम बेसिक प्रोसीजर में देखेंगे, जिससे कि लागत कम हो सके। लागत कम होगी तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली टारगेट हमारा जो होता है वो क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। वो वर्क स्टडी का मेन एम था। यहाँ पर अब उद्देश्य, उन उद्देश्य पर हम गौर करें। पहला उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी लिखा होता है उसको बहुत गौर से देखें
कि वर्क स्टडी का पहला उद्देश्य यह है कि जो भी कार्य करने का मौजूदा प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मेथड। अब आप बोलेंगे कोई चीज़ पहले से सुधरी हुई है तो हम उसको क्या सुधारें? नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश रहती है, केवल सुधार करने का तरीका आना चाहिए, और यही तरीका हमको कार्यविधि अध्ययन से ज्ञात होगा। सो टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मेथड, इट इज़ अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब एग्जिस्टिंग मेथड में हमें किन किन पॉइंट पर गौर करना है? टू यूटिलाइज मोर मैन पावर बाय रिमूविंग बोरिंग वर्क। यदि कोई एक कार्य हो रहा है जिससे कि व्यक्ति बोर हो जाता है, तो उसके कार्य को, जो बोरिंग वाला समय है जब वो अनमने ढंग से काम करता है, उसको हटा करके उसकी जगह पर कोई क्रिएटिव वर्क ला करके हम मैन पावर या मानव शक्ति का अधिक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है, देखिए दूसरे पर था रिमूविंग बोरिंग वर्क, तीसरे पर है वेस्टेज ऑफ मैन पावर। कई जगह पर हम देखते हैं कि आदमी से जो काम लिया जाता है 8 घंटे की ड्यूटी में, वो हार्डली उस काम को 2 घंटे में ही कर लेता है, बाकी 6 घंटे उसके पास काम करने को नहीं रहते हैं। वो सिंपली टाइम पास करता है, बोर होता है या कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है। तो ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उस मैन पावर को हमें यूटिलाइज करना है। इसके अलावा हम इसी में प्लांट लेआउट को इफ़ेक्टिवली अरेंज करेंगे। ये आगे के चैप्टर्स में आपको क्लियर होगा कि सपोज एक प्लांट है जिसमें कि एक एक्स मशीन एक जगह रखी है, वाई एक जगह रखी है, जेड एक जगह रखी है, जबकि काम जब करते हैं तो पहले वाई पे जाना पड़ता है, फिर जेड पे, फिर एक्स पे। तो क्यों ना हम उसको पहले वाई, जेड और एक्स के रूप में रख दें। तो ये हमारा हो जाएगा टू अरेंज प्लांट लेआउट इफेक्टिवली। और लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना, जो कि हम ऑलरेडी वर्क स्टडी का उद्देश्य में भी पढ़ चुके हैं। तो वर्क स्टडी का जो उद्देश्य था वो क्या था? अपन देखें, वर्क स्टडी का उद्देश्य था कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जबकि कार्य विधि का जो उद्देश्य है वो खास वो क्या है? मौजूदा प्रक्रिया में सुधार करना। अब हम आएंगे इसके बाद बेसिक प्रोसीजर। आप स्लाइड देख करके समझ गए होंगे। अब मैं बोलने वाला हूँ SREDMDIM। ये किसके थे? वर्क स्टडी के। लेकिन उसमें से M को हटा दिया जाए तो 7 स्टेप बचेंगी। SRED, देन D अकेला बोलिए आप, और IM। सो आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगी क्योंकि आप वर्क स्टडी की याद कर चुके हैं। SREDMDIM। तो आप जो 2 पहले बोलते हैं वैसे बोलिए SRED, लेकिन अब जो MD बोलते थे उसमें से M को हटा दीजिए, D और फिर IM। मतलब S सिलेक्ट या चयन करना, जिस कार्य का हमें अध्ययन करना है उसका, फिर R फॉर रिकॉर्ड करना, E फॉर एग्जामिन या परीक्षण करना, D फॉर डेवलप या विकास करना। यहाँ से अब M हट गया, मेजर, क्योंकि ये अब काम कौन करेगा? वर्क मेजरमेंट, जो दूसरी टेक्निक है वर्क स्टडी की उसमें होगा। इसमें डेवलपमेंट तक होगा। इसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, फिर I इंस्टॉल करेंगे, फिर M मेंटेन करेंगे। हमने वर्क स्टडी में केवल यहीं तक पढ़ा था, लेकिन अब ये कैसे करेंगे हम इस प्रक्रिया को जानेंगे। जो बिंदु हम ये पढ़ेंगे ये यही कि यही वर्क स्टडी में भी इनका मतलब वही रहेगा और वही आपका वर्क मेजरमेंट भी रहेगा। सबसे पहले हम सिलेक्ट की बात करें। सिलेक्ट या चयन करते समय सिलेक्ट अ जॉब, एक्टिविटी और प्रोसेस टू बी स्टडीड। जो भी कार्य हो, गतिविधि हो या प्रक्रिया हो जिसका हमें अध्ययन करना है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। अब किस आधार पर सिलेक्ट करें? ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। मानव, तकनीक एवं आर्थिक पहलू के आधार पर। अब अपन बोले कि टेक्निक, मानव और आर्थिक पहलू क्या होते हैं? आर्थिक पहलू, हम कितने सस्ते तरीके से कर सकते हैं। तकनीक, हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं तकनीक का उपयोग करते हुए। मानव, हम कितना मोर इफेक्टिवली मानव का उपयोग कर सकते हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिन कार्य, गतिविधि अथवा प्रक्रिया का अध्ययन करना है उनका चयन करना, ये कहलाता है सिलेक्ट। तो आप एक एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल लिया था कि कपड़ों पर आयरन करना या प्रेस करना। उसके लिए हमने लिया था कौन सा पोर्शन? कि हाउ टू फोल्ड इट एज क्विक एज पॉसिबल।
जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव काम है। प्रेस का जब आप आयरन कर रहे हैं तो जो समय लग रहा है लग ही रहा है, लेकिन फोल्डिंग में यदि आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो उसको आप बचा सकते हैं थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करके। तो हमने मान लीजिए सपोज वो वाली एक्टिविटी ले ली कि हमको जो है ये फोल्डिंग करने का जो तरीका है इसको ध्यान देना और इसको हमें बदलना है। तो अब उस फोल्डिंग करने के तरीके पर आपको चयन करते समय ही आप जो चयन किया आपने फोल्डिंग, उसको अब आपको ब्रेक अप द सिलेक्टेड जॉब। अब जो फोल्डिंग करने का तरीका है उसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शर्ट को यदि फोल्ड करना है प्रेस करने के पश्चात, तो ब्रेकअप द सिलेक्टेड जॉब एक्टिविटी और प्रोसेस इन स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे भागों में हमको बांटना है जो भी हमने कार्य, गतिविधि या प्रक्रिया को चयन किया। तो फॉर एग्जांपल हमने चयन किया है कि कपड़ों पर आयरन करने के बाद आयरन करने की प्रक्रिया को एक हो गई, यदि उसमें भी है तो वो एक अलग से सिलेक्ट हो जाएगी एक एक्टिविटी। दूसरी हमने ली कि हाउ टू फोल्ड, मतलब जो फोल्ड करके अपन रखते हैं कि ये प्रेस करे हुए कपड़े हैं तो उसमें किस प्रकार से फोल्ड किया जाए, उस गतिविधि को हमने क्या ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, चयन कर लिया। तो इस तरह से ये मैंने एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल लिया है। इसी को यदि हम अपने इंडस्ट्रियल उसमें आएँ तो हम यहाँ पर कोई यदि वर्कर किसी मशीन पर, पर्टिकुलरली लेथ मशीन पर या ड्रिलिंग मशीन पर कार्य कर रहा है, तो वो जो कार्य कर रहा है, यूजुअली वर्क जो होते हैं 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जॉब को माउंट करना, दूसरा होता है मशीनिंग करना, तीसरा होता है अनमाउंट करना। यूजुअली 3 प्रक्रियाएं होती हैं जब भी कोई कार्य होता है। उसमें से आप जिस एक्टिविटी में देख रहे हैं आप कि यहाँ पर गुंजाइश से सुधार होने की, उस एक्टिविटी को आप चूज़ कर लें। तो यहाँ पर चूज़ करने के बाद अब वो एक्टिविटी भले ही आपकी 3 मिनट की है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, जैसे कि उसने लिया शर्ट को पहले पलटा, फिर लेफ़्ट साइड को फोल्ड किया, फिर राइट साइड फोल्ड किया, फिर लेफ़्ट साइड की आस्तीन को किया, फिर राइट साइड की आस्तीन को किया, फिर सेंटर में हाथ लगा करके उसने शर्ट को पलट दिया और पलट के रख दिया। तो ये 5-6 चीज़ें हो गई हैं इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे भागों में बांटना। अब आपने ये पहले एक एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया है, वो जॉब भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है, प्रोसेस भी हो सकती है, और अब आपने उसको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक भी कर लिया। तो ये सिलेक्ट के अंतर्गत होगा। सिलेक्ट की प्रक्रिया यही रहेगी, चाहे वो मेथड स्टडी में हो, चाहे वो वर्क मेजरमेंट में हो, चाहे वो वर्क स्टडी में हो। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग टेक्निक में यूजुअली हम 2 तरीके के करते हैं। एक प्रोसेस चार्ट्स या प्रक्रम चार्ट बनाते हैं, दूसरा हम डायग्राम से आरेख के द्वारा बताते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोसेस चार्ट भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये भी ग्राफिकल है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आकर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनका प्रेजेंटेशन 1 बाय 1 बताता है, जबकि ये पूरी एक पिक्चर बताता है और उसमें एरो वगैरह बना देता है जिससे आपको एरो से पता लगे कि काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता आरेख में, डायग्राम में आप चित्र देख करके, मानचित्र देख करके समझिए कहाँ पर क्या है, जबकि चार्ट में एक सीक्वेंस होती है और उस सीक्वेंस में वर्ड्स में भी लिखा जाता है और सिम्बल्स का भी यूज़ होता है, जबकि आरेख में सिर्फ और सिर्फ सिम्बल्स का या लाइंस का या यूज़ होगा, कुछ उसमें लिखा नहीं जाता। तो चार्ट मतलब आप बोलेंगे कि इस हिसाब से तो डायग्राम बेहतर हुए, यस, समझने के लिए बेहतर है, लेकिन एक्सप्लेन यदि करना हो आपको तो उस केस में प्रोसेस चार्ट या प्रक्रम चार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चूँकि दोनों रिकॉर्डिंग तकनीक है तो हम दोनों को 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला है प्रोसेस चार्ट या प्रक्रम चार्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, दूसरा है डायग्राम या आरेख। पहले हम डायग्राम पे बात कर लेते हैं। तो डायग्राम या आरेख जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ। अभी मैं चारों के नाम बता रहा हूँ। जब हम रिकॉर्डिंग टेक्निक में, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनमें हम 1 बाय 1 इनको लेंगे, तो इस लेवल पर आपको इनका नाम जानना ही पर्याप्त है। तो अब देखिए फ्लो लिखा है डायग्राम के नीचे, तो पूरा क्या होगा, फ्लो डायग्राम या प्रवाह आरेख, स्ट्रिंग डायग्राम या धागा आरेख, साइकिल ग्राफ डायग्राम, क्रोनोसाइकिल डायग्राम या क्रोनोचक्र आरेख। इनका जो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं किस प्रकार के होते हैं, अभी इस स्तर पर चूँकि हम रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्डिंग टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पर्याप्त होगा। तो इनके नाम कम से कम आपको पता लग जाए इस वीडियो के अंत तक कि हाँ, हम डायग्राम के द्वारा रिकॉर्डिंग करते हैं और डायग्राम जो है वो 4 प्रकार के हैं। आपके सिलेबस में कई प्रकार के होते हैं।
फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ डायग्राम और क्रोनोसाइकिल डायग्राम। तो 4 प्रकार के डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रोसेस चार्ट में। प्रोसेस चार्ट में मैंने बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं 1 बाय 1 उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस चार्ट यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीक्वेंस ओनली, जिसमें केवल सीक्वेंस बताई जाती है, जबकि दूसरे वाले में सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल, यहाँ पर हम टाइम भी नोट करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि रिकॉर्डिंग में मेथड स्टडी में टाइम कहाँ से आ गया, राइट, बट वर्क मेजरमेंट में तो टाइम आएगा। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक यही है, चाहे आप मेथड स्टडी में लगाएं या वर्क स्टडी में लगाएं, तो आप वहाँ पर सीक्वेंस की बजाय आप कौन सा सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल यूज़ करेंगे। सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल में 2 तरह के चार्ट हम पढ़ेंगे, मल्टीपल एक्टिविटी या इसको हम मेन मशीन चार्ट कहते हैं। यहाँ पर प्रोसेस चार्ट लिखा है, आप चार्ट आगे ऐड कर लें, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट या मेन मशीन चार्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभिन्न गतिविधि चार्ट या मानव मशीन चार्ट ये। और दूसरा होता है हमारा साइमो चार्ट। साइमो का देखिए आप SIMO, SI लिया है साइमल्टेनियस से, पहले 2 वर्ड SI इनको कैपिटल में, साई और मोशन का MO, साइमो। इसका मीनिंग है साइमल्टेनियस मोशन या एक साथ गति, बट इन शॉर्ट इट इज़ वेल नोन एज साइमो चार्ट। तो ये 2 तरह के चार्ट हम आगे पढ़ेंगे। सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल, सीक्वेंस ओनली, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, जिसमें सिर्फ सीक्वेंस बताई जाती है, वो है हमारा ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन को हम संक्रिया बोलते हैं, आउटलाइन को रूपरेखा। तो ये पहला चार्ट हम जो शुरुआत करेंगे यहाँ से करेंगे प्रोसेस चार्ट की, नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट वीडियो से, स्लाइड से नहीं नेक्स्ट वीडियो से, कि ऑपरेशन या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, संक्रिया या रूपरेखा चार्ट क्या होता है। दूसरा इसमें जो चार्ट पढ़ेंगे वो फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब फ्लो 2 जगह आ रहा है, देखिए आप, फ्लो प्रोसेस चार्ट में भी आ रहा है प्रवाह प्रोसेस चार्ट, प्रवाह प्रक्रम चार्ट, और फ्लो डायग्राम भी आ रहा है। तो दोनों में अंतर है, वो अंतर आपको क्लियर कट बता देगा कि चार्ट और डायग्राम में क्या डिफरेंस है। अब फ्लो चार्ट 3 प्रकार के होते हैं, मैन टाइप, मशीन टाइप और इक्विपमेंट टाइप। यदि हम फ्लो देख रहे हों कि आदमी कैसे मूव कर रहा है या आदमी क्या कार्य कर रहा है, तो वो मैन टाइप कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट क्या क्या करता है, यदि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं तो टाइपिस्ट क्या करता है, सबसे पहले कागज़ उठाता है, अपने टाइपराइटर में लगाता है, इसके बाद टाइप करता है। तो ये एक्टिविटी यदि हम लिख रहे हैं तो ये मेन टाइप कहलाएंगी। अब मशीन टाइप की बात करें हम, तो मशीन टाइप की हम ये बात करेंगे कि लेथ मशीन पर यदि हम कोई जॉब बना रहे हैं या मिलिंग मशीन पर हम कोई जॉब बना रहे हैं, तो मशीन पर क्या क्या कार्य हो रहा है वहाँ पर हम ऑपरेटर पे गौर नहीं करेंगे, हम मशीन पर गौर करेंगे। तो वो कहलाएगा मशीन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। तीसरा इक्विपमेंट टाइप। इक्विपमेंट हम बोले कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई ओवरहेड क्रेन लगी हुई है, तो क्रेन क्या क्या काम कर रही है, तो इक्विपमेंट टाइप फ्लो डायग्राम कहलाएगा ये। तो इस तरीके से सीक्वेंस ओनली में दूसरे नंबर का था फ्लो प्रोसेस चार्ट या प्रवाह प्रक्रम चार्ट। तीसरा आता है 2 हैंडेड चार्ट। 2 हैंडेड या इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बोलते हैं, LHRH, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या 2 हैंडेड मतलब द्विहस्त, और LH मतलब वाया, RH मतलब दाया, वाया दाया हस्त प्रोसेस चार्ट। तो इस तरीके से इन ऑल यदि अब हम देखें तो रिकॉर्ड करने के लिए जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हमारे पास उपलब्ध हैं, अब आप फिर से थोड़ा सा मैं रिमाइंड करूंगा, पीछे जाऊंगा, कि आपने जो गतिविधि या आपकी जॉब उसको आपको करना, उसको आपने चयन कर लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, अब उनको आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप प्रोसेस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं या डायग्राम, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर प्रोसेस चार्ट में 2 प्रकार के हैं, एक है सीक्वेंस ओनली, दूसरा है सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल, जबकि डायग्राम में एक ही प्रकार के होते हैं, वो 4 हैं, फ्लो प्रोसेस, स्ट्रिंग, साइकिल ग्राफ और क्रोनोसाइकिल ग्राफ। जबकि प्रोसेस चार्ट में सीक्वेंस ओनली में है ऑपरेशन या आउटलाइन, फ्लो में अगेन 3 है, मैन टाइप फ्लो, मशीन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, और 2 हैंडेड लेफ्ट हैंड राइट हैंड, द्विहस्त बाएं दाएं हस्त प्रोसेस चार्ट। जबकि एक और प्रकार का चार्ट होता है जिसमें हम टाइम का भी यूज़ करते हैं, सीक्वेंस यूजिंग टाइम स्केल। इसमें मल्टीपल एक्टिविटी या मैन मशीन चार्ट, विभिन्न गतिविधि मानव मशीन चार्ट या साइमो चार्ट आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारे चार्ट जो नीचे आप देख रहे हैं 3 ब्लॉक बने हुए हैं, ये तीनों आपके सिलेबस में है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में
देखेंगे अगली क्लासेस में। तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, S फॉर सिलेक्ट, R फॉर रिकॉर्ड। अब आप E फॉर एग्जामिन करेंगे। तो नंबर 3 पर हम आते हैं, एग्जामिन या परीक्षण। इसमें यह है कि आप एग्जामिन क्रिटिकली द रिकॉर्डेड एक्टिविटीज़ यूजिंग फॉलोइंग क्वेश्चनिंग टेक्निक। इसमें प्रश्नावली तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करने से हमको कमियां दिखती हैं, आलोचनात्मक वर्ड इसलिए यूज़ किया, और उन कमी को हम दूर करने की तैयारी करते हैं। तो अभी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब रिकॉर्डिंग को देखेंगे, डायग्राम में या प्रोसेस चार्ट में आप पढ़ेंगे और देखेंगे। अब आप 5-6 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें 5W और 1H है। हमारे लिए मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो की जाती है हाउ, कैसे कोई कार्य किया जा रहा है या कैसे कोई प्रक्रम किया जा रहा है। तो इससे हम ये जानते हैं कि उसके कार्य करने का क्रम क्या है या सीक्वेंस क्या है, हम ये जानते हैं उससे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि यार हाउ, हमारे दिमाग में आना चाहिए हाउ। तो हम प्रोसेस चार्ट में देखेंगे कि वो सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा है। फिर आता है 5W, हु, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। 5W में पहला है W का हु। इससे हमको पता लगता है कि कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहा है। फिर है व्हाट, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमको जॉब पता लगता है, जो कार्य हो रहा है उसके बारे में पता लगता है। वाई, क्यों कर रहा है, इससे हमें उसका उद्देश्य पता लगता है, पर्पज पता लगता है। व्हेन, कब कर रहा है, इससे हमें समय का पता लगता है, टाइम का पता लगता है। और वेयर, कहाँ कर रहा है, इससे हमें स्थान का पता लगता है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन जब हम करते हैं क्रिटिकली किसी भी रिकॉर्डेड एक्टिविटीज़ को, तो हम क्वेश्चनिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। और क्वेश्चनिंग टेक्निक में हम ये 6 प्रकार के क्वेश्चन में से 6 लगाएं ये ज़रूरी नहीं है। हम ये देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन की हमें आवश्यकता है, क्या जानना हमारा ज़रूरी है। व्यक्ति के बारे में जानना है, यदि मेन टाइप प्रोसेस चार्ट है तो आप व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं। सीक्वेंस क्या है, पर्पस क्या है, वर्क क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है। तो प्लेस मतलब प्लेस से क्या करेंगे आप, लेआउट चेंज करेंगे। टाइम को आप कम करेंगे। उद्देश्य आपका चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई उद्देश्य में बहुत माइन्यूट होना चाहिए, क्योंकि वो कार्य किसी भी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। तो पहला हमने देखा सिलेक्ट या चयन, दूसरा हमने देखा रिकॉर्डिंग, तीसरा हमने देखा एग्जामिन या परीक्षण। अब चौथा कौन सा आएगा, SRED, D फॉर डेवलप, राइट। तो चौथा हमारा होगा D फॉर डेवलप या विकास। आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटी, अब आप गतिविधि का आलोचनात्मक परीक्षण कर चुके हैं। अब आप जो आपने देखा है एग्जिस्टिंग मेथड है, उसका आप विश्लेषण करें, एनालाइज करें कि इस तरीके से अभी शर्ट को फोल्ड किया जा रहा है। पहले आपने एक्टिविटी हो गई, क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपने उसका जो एग्जिस्टिंग मेथड उसका एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद आप एवेल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, यानी कार्य करने के और कौन से तरीके हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आप, कि हो सकता है आप जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसको आप एलिमिनेट कर दें, हो सकता है आप 2 एक्टिविटी को कंबाइन कर दें, मतलब जो किसी काम की नहीं है उसको हटाकर या 2 को मिला करके 1 कर दें, या रीअरेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, पुनर्व्यवस्थित कर दें, और या फिर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करें। तो ये 4 तरीकों से आप अल्टरनेट पॉसिबिलिटी, उसी कार्य को करने के कौन कौन से तरीके या संभावनाएं होती हैं उनका आप मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद आप जो आपके पास अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। तो वैकल्पिक संभावनाओं की आप तुलना करेंगे, और उसके बाद तुलना करने के बाद आप बेस्ट अल्टरनेटिव या सर्वोत्तम विकल्प का विकास होगा। तो विकास हमको करना था। देखिए पहला पॉइंट था क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो लास्ट को कनेक्ट कर रहा था, और अंत में हम चाहते थे कि हम डेवलप करके दें कोई बेस्ट अल्टरनेटिव। तो पहला था हमारा चयन, सिलेक्ट, दूसरा था रिकॉर्ड, R फॉर रिकॉर्ड, तीसरा हमारा हुआ E फॉर एग्जामिन, चौथा हमारा हुआ डेवलप। डेवलप में 4-5-6 पॉइंट लिखे हैं, बट आपको ध्यान देना है कि हमें ये देखना है कि कोई भी कार्य किया जा रहा है उसके अल्टरनेटिव तरीके कौन से हैं, और अल्टरनेटिव तरीकों में से हमको बेस्ट चूज़ करना है, ये कहलाएगा डेवलप। यहाँ पर मैंने पूरी प्रक्रिया लिखी है। अब आपके पास 4 हो गई एक्टिविटी, कौन सी हो गई, S फॉर सिलेक्ट, SR फॉर रिकॉर्ड, E फॉर एग्जामिन, D फॉर डेवलप, और अब क्या आएगा, MD। M नहीं आएगा इसमें, वो मेजर है, वो वर्क मेजर नहीं जाएगा। अब क्या आएगा, अगेन D, फिर से D आएगा, और वो D क्या होगा आपका,
डेवलप के बाद डिफाइन, तो ये डिफाइन। अब आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, एग्जामिन कर लिया और डेवलप कर लिया। डेवलप करने के बाद वो किस काम का, जब तक कि वो दूसरे को ना बताया जाए, और दूसरे को बोल करके नहीं बताना है, क्योंकि बोल के बताएंगे गड़बड़ हो सकती है, आपको लिखित रूप में देना है। तो अब यहाँ पर आपका पॉइंट होगा डिफाइन द डेवलप्ड, या अब हम इसको बोलेंगे प्रपोज्ड। यूजुअली जो करंट मेथड होती है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग मेथड, और जो हम बताते हैं वो होती है प्रपोज्ड। जो डेवलप की हुई है वो हमारी प्रपोज होगी, आगे जा करके हम प्रपोज करेंगे। तो डिफाइन द डेवलप्ड प्रपोज्ड मेथड बाय प्रिपेयरिंग रिटर्न स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। लिखित मानक अभ्यास लिखित में चाहिए, उसको हम ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन शीट के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिव अनुदेश शीट के द्वारा भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी आपने डेवलप किया है, जो भी अल्टरनेटिव तरीका, आपने 5 तरीके, पहले एक तरीका लिखा कि कैसे फोल्ड करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। अब आप छोटे छोटे हिस्सों में नए तरीके को बताइए और उसको कंबाइन कर दीजिए, तो आपका वो नया डिफाइन हो गया। बट वो होना चाहिए रिटर्न स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, लिखित मानक अभ्यास के रूप में होना चाहिए, और ऑपरेटिव अनुदेश शीट, क्योंकि लिखा हुआ जो रहेगा, यदि कोई चीज़ लिखी है तो डिफाइन को डिफाइन ही पढ़ेंगे, डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या है, मैं बोलूँगा डिफाइन, डी से क्या होता है डिफाइन, तो कोई बोल देगा डेफिनेशन। सुनने में ये होता है, बोलना नहीं। आप लिखेंगे तो क्या करेगा, जब उससे पूछेंगे डी फॉर क्या होता है, तो वो देख के बोलेगा सर डिफाइन होता है, परिभाषा। तो इसलिए जो भी आपने डेवलप की है मेथड, जिसको आप प्रपोज करने वाले हैं, मैंने ब्रैकेट में प्रपोज से लिखा है क्योंकि अभी प्रपोज हुई नहीं है, अभी अपन ने डेवलप ही करी है। तो जो भी डेवलप है, जिसको हम प्रपोज करने वाले हैं, उस मेथड के लिए हम लिखित मानक अभ्यास या ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन शीट तैयार करेंगे, जो कि क्या होगी, हमारी डिफाइन करेंगे हम हमारी एग्जिस्ट प्रपोज्ड मेथड को। ये इसका यूज़ क्या होगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड, एक्सप्लेन टू सुपरवाइजर्स एंड एड टू ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। मतलब अब आपको करना क्या है, आपने डिफाइन तो कर दिया कि ऐसे काम करो। अब ऐसे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो श्रमिक अभी पुराने तरीके से काम कर रहे थे उनको आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। उसके पहले, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के पहले, आपको सुपरवाइजर जो अपना पर्यवेक्षक है, उसको आपको वर्णन करना पड़ेगा कि हम वर्कर से ये चाहते हैं, क्योंकि वर्कर उसकी भाषा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बजाय आपकी से, और इसका उपयोग हम भावी रिकॉर्ड, फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए भी करते हैं। तो डिफाइन इज अ इम्पोर्टेंट टर्म जो कि रिटर्न रूप में रहेगी, और इसके जो यूज़ रहेंगे वो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, एक्सप्लेनेशन टू सुपरवाइजर्स और फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए होगा। तो क्या होगा, एस फॉर सेलेक्ट, आर फॉर रिकॉर्ड, ई फॉर एग्जामिन, डी फॉर डेवलप, एम नहीं है, फिर क्या आ गया, डी फॉर डिफाइन, अब क्या आएगा, आई एम, आई फॉर इंस्टॉल। अब हम आते हैं इंस्टॉल पर। इंस्टॉल या विस्थापन, अब आप जो मेथड आपने डिफाइन की है उसको आप प्रपोज्ड मेथड को इंस्टॉल करेंगे। अब आपकी वो मेथड डेवलप नहीं हुई, डिफाइन करने के बाद वो हो गई प्रपोज्ड मेथड। कि अब आप जो पुरानी मेथड थी, एग्जिस्टिंग मेथड थी, उसको आप नई तरीके से प्रपोज कर रहे हैं, तो ये प्रपोज्ड मेथड हो गई। बट प्रपोज करने के लिए जो आप रिटर्न में दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको स्वीकार्यता चाहिए होगी, गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज कर रहे हैं आप, तो वो किससे करना पड़ेगी, डिपार्टमेंटल सुपरविजन, जो भी डिपार्टमेंटल में हेड होगा उससे लेना होगी। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए, स्वीकार्यता मतलब कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, और अनुमोदन मतलब, अप्रूवल मतलब आप कर सकते हैं। अनुमोदन कौन करेगा, मैनेजमेंट। मतलब आपने तो बोल दिया कि सर ये करो, लेकिन उसके लिए आपको पहले मैनेजमेंट से क्या चाहिए होगा, अप्रूवल, क्योंकि मैनेजमेंट की बात कौन मानेगा, डिपार्टमेंट, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद अगेन एक्सेप्टेंस चाहिए आपको, किसका, वर्कर्स का, कि जो वर्कर श्रमिक लोग हैं जो एक्चुअल में काम करेंगे वो भी तो स्वीकार करें। अब जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो अब आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देना होगी इस इम्प्रूव मेथड को लागू करने के लिए। अब ट्रेनिंग देने के बाद आपका काम खत्म नहीं होगा इंस्टॉल में, अब आपको क्लोज कॉन्टेक्ट बनाए रखना पड़ेगा कि जो जॉब आपने दिया था कि उससे श्रमिक, पर्यवेक्षक, विभाग और मैनेजमेंट सबके सब संतुष्ट हैं। उनके संतुष्टि स्तर तक आपको क्लोज कांटेक्ट बनाए रखना पड़ेगा कि ये जॉब किया जा रहा है। तो इंस्टॉलेशन करने का मतलब ये हुआ कि आपने डिफ़ाइन की, और वो रिटर्न स्टेटमेंट जा कर के आपने, ऐसा नहीं है कि एक लेटर बनाया और भेज दिया, आप खुद लेकर के जाएंगे, पहले मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे, उनसे अनुमोदन लेंगे, इसके बाद डिपार्टमेंटल हेड से आप
एक्सेप्टेंस लेंगे, स्वीकार्यता लेंगे। यदि उनमें कोई दिक्कत आ रही तो उनको आप दूर करेंगे। इसके बाद जो भी श्रमिक हैं उनसे आप स्वीकार्यता लेंगे और फिर श्रमिकों को ट्रेंड करेंगे। और ट्रेंड करने के बाद आप, ऐसा नहीं मैंने ट्रेनिंग दे दी अब आप जानो आपका काम जाने, ऐसा नहीं। अब आप क्या करेंगे कि वो कार्य को होते हुए देखेंगे, जिससे कि श्रमिक, पर्यवेक्षक, डिपार्टमेंटल हेड और मैनेजमेंट संतुष्ट हो। आखिरी में हमारे पास आता है मेंटेन। अब बात ये हो रही कि हमने तो अपना काम कर दिया, उनको दे दिया, अब हम क्यों देखें? नहीं, मेंटेन द प्रपोज्ड मेथड। आपने जो प्रस्तावित विधि बनाई है, बनाए रखना उसको बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इवन द वर्कर हैव बीन ट्रेंड, देयर इज नो गारंटी दैट द प्रपोज्ड मेथड विल बी यूज्ड। यानी आपने श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बताई हुई विधि का वो उपयोग करते रहेंगे। वो जब चाहे तब पलट जाए, क्योंकि उनको जहाँ इनकन्वीनियंस लगा, शुरू में तो अनकम्फर्ट रहेंगे वो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो हो सकता है पुरानी विधि से ही करना शुरू कर दें। तो आपको बीच मतलब एक निश्चित अंतराल पर जा कर के देखना पड़ेगा कि वो वर्कर्स जो हैं, जिनको आपने ट्रेंड किया था, वो अभी भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए देयरफॉर देयर इज नीड फॉर रेगुलर चेकअप एंड डिस्कशन विद द कंसर्न पर्सन। अतः नियमित जांच और संबद्ध व्यक्ति से विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जाकर के हमारी सेवंथ जो प्रोसीजर थी, सेवंथ स्टेप थी बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी की, वो थी मेंटेन। तो इस तरीके से जो वर्क स्टडी में हमने केवल पढ़ा था SREDMDIM, उसमें से एक कम हो गया है मेजर M। उसको हमने मेथड स्टडी में डिटेल में पढ़ा है। S फॉर सेलेक्ट, R फॉर रिकॉर्ड टेक्निक्स पढ़ी है, E फॉर एग्जामिनेशन टेक्निक 5W और H, D फॉर डेवलप करना, बेस्ट अल्टरनेटिव देखना और उनको चूज़ करना, फिर डिफाइन करना, रिटर्न स्टेटमेंट, फिर इंस्टॉल करना, मैनेजमेंट को, सुपरवाइजर्स को, डिपार्टमेंट को, वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको ट्रेनिंग दे करके, और उसके बाद भी जा कर के आप मेंटेन करें, उसको बनाए रखें, जिससे कि यदि कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही तो आप दूर करें। इन चीज़ को देखिए आप। इंस्टॉल और मेंटेन के बारे में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आपने अपने घर में आरओ लगाया, आरओ लगाने के बाद वो इंस्टॉल करते हैं, आपको यूज़ करने का तरीका बताते हैं, हालांकि कोई कठिन नहीं है, लेकिन बाद में उसको मेंटेन भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनको ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मेंटेन इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपने जो प्रपोज्ड मेथड दी है वो तभी बेनिफिशियल होगी जब वो होती रहे, क्योंकि यहाँ पर तो गारंटी नहीं है कि आपने ट्रेनिंग दे दी आप फ्री हो गए, तो इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में देखा कि मेथड स्टडी या कार्यविधि अध्ययन क्या है, उसके परिभाषा देखी, उसके बाद हमने उसके उद्देश्य देखे, उसके बाद उसकी मूल प्रक्रिया को जो कि 7 स्टेप हैं। वर्क स्टडी में 8 थी, मेजर वाली हट गई है, अब 7 है। SREDDIM, डी अकेला क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या MD बोलता था मैं वर्क स्टडी में, M हट गया है। और इन सारी प्रक्रियाओं की 7 स्टेप्स को हमने यहाँ डिटेल में देखा कि सिलेक्ट करते समय हमें किन तकनीकी पहलू, मानव पहलू का ध्यान रखना है, आर्थिक पहलू का, रिकॉर्ड की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, परीक्षण जो हमें करना है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और कौन सा पूछना है, ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन ही लागू हों, फिर डेवलप करना, अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना, उनकी कंपेयर करना और बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना, इसके बाद डिफ़ाइन करना मतलब रिटर्न स्टेटमेंट देना, और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के पहले हमें अप्रूवल चाहिए मैनेजमेंट से, एक्सेप्टेंस चाहिए डिपार्टमेंटल हेड, वर्कर, सुपरवाइज़र और वर्कर्स को हमको ट्रेंड करना और आखिरी में जाकर के मेंटेन करना। आज का हमारा जो लेक्चर था कार्यविधि अध्ययन पर वो यहाँ पर समाप्त होता है। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।